हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान शिक्षिका व साहित्यकार साधना शर्मा जी है। साधना शर्मा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और साहित्य के प्रति इनका रुझान कब से रहा। आइए बात करते हैं साधना शर्मा जी से। साधना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। साधना जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से हुई है आपकी, और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान कब से रहा। मेरा जन्म 12 ज़िले में हुआ है और मेरी शिक्षा एमए एमएड किया है। मैंने हिंदी में एमए किया है जी। और मेरे पति गिरिराज गौतम मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। मेरे 2 अनमोल रतन हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी बड़ी है, बेटी निधि शर्मा, वो डॉक्टर है, और बेटा है निशांत गौतम, वो जयपुर में कंपनी में कार्यरत है। मैं शिक्षा विभाग से 37 वर्ष मैंने शिक्षा विभाग को समर्पित किए हैं जी। 37 वर्ष मैंने शिक्षा विभाग की सेवा की है। विभिन्न पदों पे मैंने कार्य किया है। वरिष्ठ अध्यापक थी मैं जब मेरी सर्विस लगी थी। उसके बाद व्याख्याता रही और फिर प्रधानाचार्य के पद से मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ जी। तो शिक्षा विभाग में एक ऐसा विभाग है जिसमें कि मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ जी। जिसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ हमें हंसने का, बोलने का, पढ़ाने का, उनके साथ गतिविधियों का हमें अवसर प्राप्त होता है। ये अवसर हमारे लिए बहुत ही अनमोल था, मेरे लिए तो, कि इतने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुझे काम करने की ईश्वर ने अवसर दिया। उनके साथ पढ़ाना, कभी उनकी पुनरावृत्ति करवाना, कभी टेस्ट लेना, उनकी हर प्रतिभा को निखार के आगे लाना, तो ये मेरे लिए अच्छा संयोग था जी। अच्छा लगता था मुझे। उनकी रुचि के अनुसार क्या उनमें रुचि है। आजकल माता पिता हैं, बच्चों पर दबाव डालते हैं जी। वो हर बच्चे में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो बच्चे को अपने रुचि के अनुसार ही छोड़ दें, उनको अपने रुचि के अनुसार ही क्षेत्र का चयन करने दिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि मैं जहाँ तक मानती हूँ कि शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। बिल्कुल। बच्चे के लिए शिक्षा है तो बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि है, यदि वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। उसकी रुचि होगी और वो अपने सफलता उसके कदम चूमेगी। और उसको अनावश्यक जो दबाव यदि हमने डालेंगे तो वो ये आजकल जो हमारे समाज में घटनाएं हो रही है, सुसाइड वगैरह और ये चल रहा है, तो बच्चा फिर ऐसा महसूस करता है, डरा दबा सा महसूस करता है। उसको उस क्षेत्र में पढ़ने में रुचि नहीं रहती है, एक ज़बरदस्ती पढ़ाई करनी पड़ती है। वो जब सफलता नहीं ले पाता तो फिर वो गलत कदम की ओर भी अग्रसर हो जाता है। तो मेरा यही कहना है, सभी पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बच्चे को अपने रुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन करने दें। उनको शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो पेंटिंग में उसकी अभिरुचि हो या बिजनेस में हो, तो वो निश्चित रूप से इतना अच्छा आगे बढ़ेगा और उसको इतनी अच्छी मंजिल प्राप्त होगी कि हमें भी खुशी होगी और बच्चे का भी सर्वांगीण विकास हो सकेगा, चहुमुखी विकास हो सकेगा, वो एक सुयोग्य नागरिक बन सकेगा समाज में। मैं यही कहना चाहूँगी जी। साधना जी, आप प्रधानाचार्य भी रही। खैर, बच्चे तो आपके जो आप बच्चों को जैसा ढालती थी वैसा ढलते थे बच्चे। और आपका विचार बहुत अच्छा है कि क्योंकि बच्चों की जैसी अभिरुचि हो उसको उसी रास्ते पे जाना चाहिए।
आपने जो साहित्य और लेखन प्रारंभ किया, ये कब से किया आपने? हाँ, मेरे साहित्य जो लेखन शुरू से ही, मेरी बचपन से ही कविताओं में बहुत ज़्यादा रुचि थी जी। तो मेरे माता पिता मेरा हौसला बढ़ाते रहते थे। माता मेरी कुशल गृहिणी थी, पिता भी मेरे शिक्षक थे, वो भी प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए। तो मैं कविताओं में रुचि थी, तो हर प्रोग्राम में कविताओं में पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरे पिताजी उस समय जो लाइब्रेरी थी, तो वो लाइब्रेरी जो मैं जहाँ अच्छी पुस्तक देशभक्ति की कविताओं की जो अवेलेबल होती थी, वो मुझे लाके देते थे कविता, और फिर मैं याद कर करके उनको कार्यक्रम में सुनाया करती थी। तो मैं उन कविताओं को सुनाती थी, देशभक्ति की कविताएं, और ये तो मुझे मेरे माता पिता ने बहुत प्रेरणा दी। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता, सुभद्रा कुमार चौहान की कविता, कन्हैयालाल सेठिया की कविता, इनसे मैं बड़ी प्रभावित थी और मैं हमेशा इनकी कविताओं को याद करती थी, पढ़ती थी और उनको विद्यालय में सुनाया करती थी। जैसे इनकी जो रचनाएं थी कन्हैयालाल जी की, वो अरे घास री रोटी री जद वन विलावड़ो ले भाग्यो, नैनो सो अमर्यो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मैं वाड़ी मान बचावण में, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेर्यारो खून बहावण में, जद याद करूँ हल्दी घाटी, नैना में रकत उतरावे, सुख दुखरो साथी चेतकड़ो, सू तीसी हुक जगा जावे। ये कन्हैयालाल जी सेठिया की कविता है। जी जी। और इसी तरह से रामधारी दिनकर जी की कविताएं मुझे अच्छी प्रभावित करती रही। जी जी। हाँ। साधना जी, आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं भी मतलब साहित्य का मतलब बीज था जो आप में ढला, क्या मानती है आप? हाँ, कहीं कहीं से पिताजी की प्रेरणा थी मेरे साथ, माता जी की भी प्रेरणा थी, तो उससे ये बीज ढला और आगे लिखने के लिए प्रेरित होती रही। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम मंडी कोटा में जब मैं व्याख्याता के पद पे थी, जी जी, तब मैंने अपनी पहली रचना लिखी, मध्यांतर के सुनहरे पल। जी जी। और वो ऐसे ही रेस्ट में स्टाफ के बीच में मैंने सुनाई, तो स्टाफ के सभी सदस्यों को बड़ी पसंद आई जी, कि हम करते हैं रेस्ट, बिल्कुल टाइम न करते वेस्ट। तो इस तरह से बहुत छोटी सी रचना थी, ऐसे ही छोटी सी तुकबंदी थी वो जी। लेकिन है ना, जो तब से स्टाफ के सभी सदस्यों ने मेरा उत्साहवर्धन किया और उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, आप रचनाएं लिखा करें जी। तो जब मैं रचनाएं वहाँ पर जो एक पत्रिका निकलती थी, उसमें मैंने एक अपनी रचना दी, मेरी पत्रिका महान जी। उसको भी सबने पसंद किया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा सिलसिला शुरू हुआ लिखने का, तो ये वहाँ पे जो किसी की भी पार्टी होती सेवानिवृत्ति की या कोई ये ट्रांसफ़र होता, तो मेरे से कहा जाता कि है ना, जो आप अपनी रचनाएं सुनाइए, तो मैं उन्हीं के ऊपर, मैडम के ऊपर अपनी रचनाएं सुना देती। तो उस समय जब मैं लिखने लगी थी, तो मेरे पास सामने कोई लक्ष्य नहीं था, मैं इस चीज़ को समझ भी मेरे में शायद नहीं थी, तो मैं जो लिखती थी वो उन्हीं को ही समर्पित कर देती थी, उन्हीं को ही दे देती थी। बिल्कुल। मैंने अपनी डायरी में उन रचनाओं को संभाल के नहीं रखा। बिल्कुल, यानी संकलन नहीं किया। हाँ, संकलन नहीं किया, और मुझे ये भी पता नहीं मैंने क्या कब किसके लिए लिखा, लेकिन हर जब भी लंबा चौड़ा हमारा स्टाफ था, 50-60 का स्टाफ था उस समय, और किसी न किसी का ट्रांसफ़र भी होता रहता था, रिटायरमेंट भी आता रहता था, तो सब पे मैं मैडम पे रचनाएँ लिखती थी। तो रीता गुप्ता मैडम और स्टाफ के सभी सदस्य मैडम मेरा जो है उत्साहवर्धन किया करते थे और मेरी रचनाओं को बड़े शौक से सुनते थे जी। साधना जी, साहित्य सृजन में आपने किन किन विधाओं में लिखा और कितना लिख चुकी आप? साहित्य सृजन में मैंने पद्य विधा में अपना लेखन कार्य शुरू किया है जी। कविताएं मैं लिखती हूँ, कविताएं लिखने का शौक़ है मेरे को, और सामाजिक सरोकार को अपनी कविता का मैंने विषय बनाया है। समाज को जागृत करने की दिशा में मैं अपना योगदान दे रही हूँ। मैंने 60-70 करीब रचनाएं अपनी लिखी हैं जी जी। माँ सरस्वती का वंदन, सुबक्ता बचपन, देश की संस्कृति की झलक, कन्या भ्रूण हत्या, राजस्थान के दुर्ग,
राजस्थान की हस्तशिल्प कला, माँ ममता की मूर्त, माटी तेरे रूप अनेक, विद्यालय में बच्चों की विदाई, जी गुरु का मान, मन भावन सावन, अखबार, धरती माँ वसुंधरा, जी प्रधानाचार्य, कांटों के बीच गुलाब, वाह, मध्यांतर के सुनहरे पल, नव वर्ष, विज्ञान मेला, कविता के लिए भी कविता लिखी है, बिल्कुल राजस्थान की छवि, चाय, प्रकृति के रंग हमारे संग, बिल्कुल नदी, माता पिता, भोलेनाथ, सावन, गणेश वंदना, दुर्गा माँ वंदना, मकर संक्रांति, जी मजदूर, पौधा, सोना और पुष्प का संदेश, जी देशभक्ति की कविता और भी कई कविताएं लिखी हैं। राजस्थानी रचनाओं में मैंने लिखा है रंगीलो राजस्थान, जी जी सावण रा इंद्रधनुषी रंग, पुस्तकरी व्यथा, बहुत बढ़िया। जयपुर यारी शेर, ये 3-4 कविताएं मेरी राजस्थानी भी हैं। साधना जी, कोई आपके पास अपनी कविता जो स्वरचित कविता है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं अपनी स्वरचित कविता सुना रही हूँ। माटी तेरे रूप अनेक, माटी तेरे रूप अनेक। अच्छा, इसमें ये संदेश छिपा हुआ है कि माटी के कितने रूप हैं, जी जिस्म इसका एक है लेकिन रूप अनेक है। बहुत बढ़िया। माटी हर रूप में ढलती है। माटी ऐसा लग रहा है कि ममता लुटाती नजर आती है। कभी तो ये मटका बनके जग को शीतल करने का काम करती है, बिल्कुल और कभी यदि मूर्तिकार के हाथों में चली जाती है तो इसकी प्रतिमा स्थापित हो जाती बिल्कुल है बिल्कुल। और दीपक बनके जग को रोशन करती है। और एक और आश्चर्य की बात, औषधि, सबसे बड़ी औषधि है हमारी बिल्कुल, माटी, बिल्कुल। जो औषधि बनती है, जग को शीतल करती है और हमें भी शीतलता प्रदान करती है। बिल्कुल। तो वही रचना हाँ, बिल्कुल मैं आपके सामने बिल्कुल सुनाइए। सुना रही हूँ। माटी कह रही है, जी हर रूप में सगुन मिले मुझको, हर रूप में सगुन मिले मुझको, हर रूप में मैं शोभा पाऊं, अंत समय आने पर भी हर प्राणी का साथ निभाऊं, वाह, अंत समय आने पर भी हर प्राणी का साथ निभाऊं। ममता की मूर्त है माटी भी, और वो ममता ही लुटाती नजर आ रही है कि जब मर जाता है व्यक्ति, अंत समय आता है, बिल्कुल, तो वो भी मेरे में ही मिल जाता है। जब मैं कुम्हार के हाथों में होती हूँ, माटी कह रही है कि जब मैं कुम्हार के हाथों में होती हूँ तो मुझे मटके का आकार दिया जाता है और मैं जग की प्यास बुझा देती हूँ। कभी मुझे दीपक का आकार दे देता है तो मैं जग को जगमग कर देती हूँ, और कभी मुझे गमले का आकार दिया जाता है तो मैं पौधों से पर्यावरण को महका देती हूँ, पौधों से पर्यावरण को महका देती हूँ। कभी कभी मुझे कलश का आकार दिया जाता है, कभी कभी मुझे कलश का आकार दिया जाता है तो पूजा के समय मेरी स्थापना हो जाती है। कभी मुझे खिलौनों का रूप दिया जाता है, कभी मुझे खिलौनों का रूप दिया जाता है, तब मैं बच्चों का मन बहलाती हूँ। यदि मैं मूर्तिकार के हाथों में चली जाती हूँ, माटी कह रही है कि यदि मैं मूर्तिकार के हाथों में चली जाती हूँ तो वो मुझे सुंदर प्रतिमा का रूप दे देता है और मैं मंदिर में स्थापित हो जाती हूँ। भक्त लोग मेरी पूजा करते हैं। जिस्म मेरा एक है, जिस्म मेरा एक है, रूप मेरे अनेक हैं। जिस्म मेरा एक है, रूप मेरे अनेक हैं। अंत में हर रूप में मैं ढल जाऊं, हर रंग में मैं रंग जाऊं, हर रूप में मैं ढल जाऊं, हर रंग में मैं रंग जाऊं। प्राकृतिक चिकित्सा में भी झट औषधि बन जाऊं, प्राकृतिक चिकित्सा में भी झट औषधि बन जाऊं। जग को शीतल करके मैं ही चंदन कहलाऊं, जग को शीतल करके मैं ही चंदन कहलाऊं। बहुत बढ़िया, माटी तेरे रूप अनेक। बहुत बढ़िया माटी पे बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई साधना जी। साधना जी, यहाँ साहित्यकारों का गढ़ है अपना कोटा शहर,
तो आप काव्य गोष्ठियों में भी हिस्सा लेती होंगी या कई संगठन से जुड़ी हुई होंगी। हाँ। तो किन किन संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं और उन संगठनों से या जो गोष्ठियों में आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आर्य लेखिका मंच संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जी जी समरस संस्थान साहित्य सृजन भारत, जी। इससे मेरा जुड़ाव है, इसकी सदस्य भी हूँ मैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच, मन से मंच तक, जी, उस संस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ। सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में हर साहित्यिक गतिविधि में मैं भाग लेती हूँ, मेरी सहभागिता रहती है जी। काव्य गोष्ठियों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन काव्य गोष्ठियों में मैं भाग लेती रहती हूँ। समय समय पर मुझे कई सम्मान भी मिले हैं, जैसे काव्य शिरोमणि सम्मान, जी जी, हिंदी सेवी सम्मान और KLF लाइब्रेरी अवार्ड। तो ये मेरे को समय समय पे मिले हैं और भी कई उससे मंचों पे मैं सम्मानित हुई। जी। साधना जी, आप जो बता रहे हो कई संस्थाएं हैं जिसमें संस्थाओं में आजकल नवोदित जो साहित्यकार हैं वो भी सामने आ रहे हैं और काव्य गोष्ठियों में जो लिखते हैं नए जो साहित्यकार हैं, तो उनमें सुधारात्मक कोई चीज़ आती है सामने जो बड़े साहित्यकार उनको? हाँ, सुधारात्मक चीज़ भी सामने आती है जी। हर तरह से ही जन जागृति संबंधित कविताएं भी आ रही हैं। और जैसे मैंने भी तो नशा मुक्ति पे भी कविता लिखी है जी जी। और एक कविता मैंने लिखी है सुबकता बचपन। तो बच्चे का बचपन, आजकल जो ये रंगीन दुनिया है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे को बचपन ही ऐसा लगता है कि कहीं छिन गया, उसका बहुत महत्वपूर्ण अंश कहीं खो गया है। तो उस पर मैंने रचनाएं लिखी है। एक रचना और हमारे दर्शकों को सुनाया आपने? बिल्कुल सुना रही हूँ, मैं यही सुना रही हूँ, सुबकता बचपन जी जी। और फिर नशा मुक्ति पे भी मेरी बिल्कुल सुनाइए। हाँ। तो आजकल बच्चे के मन की अंतर वेदना रो पड़ी है कि उसका बचपन कहाँ है। ये माँ बाप को भी लगता है कि ये कहाँ चला गया बचपन, और बच्चे को तो इसकी समझ ही नहीं है, क्योंकि उसको तो 3 साल का बच्चा ही 2.5 साल से ही एडमिशन हो जाता है और वो विद्यालय में चला जाता है। पहले 6 साल का हुआ करता था एडमिशन, परिपक्व अवस्था में, और अब जो वही 3 साल 2.5 साल के बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाता है। तो समय का दौर है, समय का दौर है, हर जगह प्रतिस्पर्धा की होड़ है। समय का दौर है, हर जगह प्रतिस्पर्धा की होड़ है। पढ़ाई तो है एक अथाह सागर की तरह, पढ़ाई तो है एक अथाह सागर की तरह, जिसका नहीं कोई छोर है। प्रगति के पथ का यही एक मोड़ है, प्रगति के पथ का यही एक मोड़ है। यही कलयुग की दौड़ है, यही कलयुग की दौड़ है। आगे है, बच्चे को क्या पता उसका बचपन कहाँ खो गया है। बिल्कुल, बच्चे को क्या पता उसका बचपन कहाँ खो गया है। गलियाँ और चौबारे उसे पुकार रहे हैं, सड़कों पर उछलती गेंदें भी उसे पुकार रही है। गलियाँ और चौबारे उसे पुकार रहे हैं, सड़कों पर उछलती गेंदें भी उसे पुकार रही है। वो क्या जाने मासूम उसकी अहमियत को, वो क्या जाने मासूम उसकी अहमियत को। वो तो अपनी पीठ पर 5 किलो का बोझा लिए भाग रहा है। उसको तो बस का हॉर्न पुकार रहा है, उसको तो बस का हॉर्न पुकार रहा है। कैसी अजीब विडंबना है बच्चे के लिए। विद्यालय में घुसते ही, जैसे ही बच्चा विद्यालय में जाता है, उसे क्या करना है, वो हंसना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, हर चीज़ उसे रंगीन दिखाई देती है, उनके ऊपर उसे मचलना होता है। लेकिन विद्यालय में घुसते ही लाइन में रहो, अनुशासन में रहो, एक दूसरे से बात मत करो, चुप रहो, समय पर आओ, समय पर जाओ, यहाँ तक कि पानी भी समय पर पियो। ये सब कितनी अजीब बात है उस नन्हे के लिए। बहुत बढ़िया। जो समय था उसके शोर मचाने का, जो समय था उसके शोर मचाने का, खिलखिलाने का, हंसने और हंसाने का, पहेलियाँ बुझाने का, समय तुतलाती भाषा में बात को समझाने का, खिलौनों से मन बहलाने का, दादी से कहानी सुनने का,
चाचा को घोड़ा बनाकर पीठ पे बैठने का, वो सब कहाँ खो गया? ये सारी चीज़ें कहाँ खो गई? वो क्या जाने मासूम इसकी अहमियत को, उसे क्या पता उसका बचपन कहाँ खो गया, उसे क्या पता उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंश कहाँ छुप गया, बस्ते में या किताबों में? उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंश कहाँ छुप गया, बस्ते में या किताबों में, या शाला की बहारों में, या अनुशासन की सुरीली तानों में, या चौकीदार की बातों में, नन्हे नन्हे हाथों में थामे पेंसिल या किताबों में? उसके घर में, उसके घर के कोने में पड़ा हाथी उसके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा है। उसके घर के कोने में पड़ा हाथी उसके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा है। उसे तो याद भी नहीं उसका बचपन सुबक रहा है इन सब चीज़ों के पीछे। उसे तो याद भी नहीं उसका बचपन सुबक रहा है इन सब चीज़ों के पीछे। उसके जीवन के महत्वपूर्ण अंश को नन्हा छोड़कर, उसके जीवन के महत्वपूर्ण अंश को नन्हा छोड़कर आगे बढ़ रहा है समय की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की होड़ में, प्रगति के पथ के मोड़ में, कलयुग की दौड़ में, कलयुग की दौड़ में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। एक नशा मुक्ति पे भी आपने लिखी है। हाँ जी सर, तो दर्शकों को सुनाए हो हमारे बिल्कुल बिल्कुल। नशा मुक्ति की रचना है कि आज नशा मुक्ति हमारे समाज में एक बहुत ऐसे पैर जमा लिए हैं इसने कि युवा वर्ग भटक गया है। बिल्कुल। और युवा वर्ग को संभालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस समय, क्योंकि युवा वर्ग संभलेगा तभी हमारा समाज सुदृढ़ होगा, बिल्कुल सशक्त होगा, देश मजबूत होगा और सुनहरा भविष्य देश का होगा। तो हमें युवा वर्ग को बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना है, उसे इस बुराई से दूर रखना है जी। नशा मुक्ति के लिए बीड़ा उठाइए, नशा मुक्ति के लिए बीड़ा उठाइए, जीवन है अनमोल इसको बचाइए। वाह, बहुत बढ़िया। नशा मुक्ति के लिए बीड़ा उठाइए, जीवन है अनमोल इसको बचाइए। त्यागो गुटके जर्दे को जहर है, त्यागो गुटके जर्दे को जहर है, बीमारी का सबसे बड़ा घर है। कैंसर को न्योता देकर ना बुलाइए, कैंसर को न्योता देकर ना बुलाइए, जीवन है अनमोल इसको बचाइए। बहुत बढ़िया। नशा मुक्ति के प्रयास करते जाइए, जीवन है अनमोल इसको बचाइए। मदिरा पान करना तुम छोड़ दो, खुशहाली की ओर जीवन मोड़ लो, अपने घर को बर्बाद होने से बचाइए, हंसते हुए परिवार में खुशियाँ तो लाइए। नशा मुक्ति के प्रयास करते जाइए, जीवन है अनमोल इसको बचाइए। ड्रग्स लेना छोड़ दो अब मान लो, लीवर को ये ख़त्म करे जान लो, अपने जीवन की लो को आप ना बुझाइए, नाश की इस जड़ को फौरन भगाइए। तंबाकू की लत बड़ी खराब है, धीमी धीमी मौत की ये चाल है, योग और व्यायाम से ऊर्जा तो लाइए, मौत को आवाज देकर ना बुलाइए। फेफड़ों की दीमक सिगरेट बीड़ी है, धुएं को उड़ाए नव पीढ़ी है, मौत की सीढ़ी पर इसको ना चढ़ाइए, देश के सुंदर भविष्य को बचाइए। आगे है अंतिम बंद जी। आओ जन चेतना जगाए हम, रैली की योजना बनाए हम, नाटक द्वारा इनको समझाए हम, गीत और कविता सुनाए हम, पोस्टर दीवारों पर लगाए हम,
पोस्टर दी युवाओं को भ्रमित होने से बचाइए, देश को सशक्त और मजबूत बनाइए, युवाओं को भ्रमित होने से बचाइए, समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाइए, नशा मुक्ति के लिए बीड़ा उठाइए, जीवन है अनमोल इसको बचाइए। बहुत बढ़िया साधना जी। हाँ। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। हाँ। साधना जी, आप शिक्षिका रही हैं और आज जो वास्तव में बचपन बच्चों का खो गया है, क्योंकि उस समय जब बच्चे 6 वर्ष की आयु में विद्यालय जाते थे तो उनमें हल्का सा परिपक्वता होती थी, हर चीज़ की समझ होती थी और हर गतिविधियों में भाग लिया जाता था। आज विद्यालय में जो शारीरिक व्यायाम भी ख़त्म सा हो गया, क्योंकि वजन इतना बढ़ गया अध्यापकों में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाल साहित्य है, वो बाल साहित्य की पुस्तकें यदि पाठ्यक्रम में शामिल की जाएं तो बच्चों के बचपन पे क्या असर आ सकता है? बाल साहित्य की पुस्तकें जरूर ही शामिल करनी चाहिए जी। और आजकल विभाग इन बातों पे ध्यान भी दे रहा है जी। आजकल ऐसी बात नहीं है, बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो विभाग का यही उद्देश्य रहता है कि उसका बचपन वहाँ भी आवे। जी। प्ले ग्रुप्स में बच्चा खेलना करना, झूले में झूलना, ये सब करता है, गतिविधियां करता है, लेकिन वो जो स्वतंत्र रूप से जो कुछ करना चाहता है वहाँ एक बंदिश में होता है। और पहले जो बच्चा 6 साल के बाद स्कूल जाता था तो वो सीखने में लर्निंग उसकी बहुत जल्दी हो जाती थी। बहुत बढ़िया। और इस समय भी लर्निंग वो 6 साल में ही अच्छे से कर पाता है, थोड़ा थोड़ा सीखता ज़रूर है अच्छे से। और वो पेरेंट्स के द्वारा भी होमवर्क कराया जाता है, विद्यालय में कई सारे वो टीचर्स उसको होमवर्क देते हैं, वो सारा, तो उसका ध्यान अब इस ओर चला जाता है। पहले केवल खेलने, सड़कों पर गेंदे उछालने करने, रिमझिम बारिश का आनंद लेने, वो सारी चीज़ें होती थी। अब इन सब चीज़ों से बच्चा दूर हो गया है और अब स्कूल की गतिविधियों में वो ले रहा है। और विभाग भी आजकल बहुत सतर्क है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है विभाग भी। और इसके लिए बाल सभाओं का आयोजन, कई सारी प्रतियोगिताएं वहाँ विद्यालय में भी होती हैं और उनका ये ध्यान रखा जाता है। बल्कि मैं तो जब प्रार्थना के दौरान नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम जरूर रखती थी और नैतिक शिक्षा का पाठ, एक कहानी विद्यालय में कभी मैं सुना दूं या स्टाफ के कोई भी मेंबर उनको नैतिक ज्ञान की शिक्षा देते थे, ताकि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो किताबों के माध्यम से कम होती है और देख के और सुनकर बच्चा श्रवण से जल्दी ग्रहण करता है। तो महापुरुषों के जीवन की जो उनकी कहानियाँ और ये तो ज़रूर नैतिकता का पाठ सिखाते थे बच्चों को। मेरे जो विद्यालय का था तो 9वीं से 12वीं तक ही बच्चे रहे उसमें विद्यालय में, तो उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना। और मेरे विद्यालय जहाँ पर था तो वो ट्रेन की पटरी आती थी, फाटक आती थी रास्ते में। अच्छा। तो डेली तो मैं ये बताती थी, मेरे अध्यापक ये कहते थे उनसे कि भाई थोड़ा सा धीरे चलना है, अपने को लेट हो रहे हो कोई बात नहीं, पर फाटक यदि बंद हो तो क्रॉस मत करो, इधर भी देखो, दोनों तरफ से गाड़ियाँ देखो, क्योंकि ये उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक था। क्योंकि वो फाटक पार करके ही मेरा स्कूल था और मेरे स्कूल के में बस्ती नहीं थी, तो अंता से ही बच्चे पढ़ने आते थे और वो फाटक उनको क्रॉस ही करना पड़ता था। तो कई बार जल्दीबाजी में उनको हो जाता था, तो मैं हमारे ग्रुप वगैरह हम भी देख लेते थे, तो बच्चों को आते ही कहते थे कि बेटा आज आपने गलत किया, इनको हमें विशेष ध्यान रखना है। गुड टच बैड टच के बारे में उनको प्रार्थना में ही बताया जाता था और बता दिया जाता था कि सबसे अच्छे सहयोगी तुम्हारे माता पिता हैं और गुरुजन हैं, उनसे आप किसी तरह की कोई बात न छिपाएं, हर तरह का सहयोग वही करेंगे। यदि आपको रास्ते में किसी तरह की परेशानी होती है, कोई भी आपके पीछे पड़ता है, तो आप अपने बेझिझक गुरुजनों से कह दो, आपकी माँ को बताओ, माँ आपका सहयोग करेगी। और यदि माँ को बताने में शर्म आ रही है तो हमें बता दीजिए, अपने पापा को बता दो, बाकी तीसरे तो हंसी उड़ाएंगे और सहयोग करेंगे हम ही। तो आप लोग जरूर अपनी माँ को हर चीज़ शेयर किया करें, माता पिता को हर चीज़ बताएं। जी साधना जी, आपने अब तक आपकी काव्य यात्रा में कितना संकलन कर लिया अपनी कविताओं का, और उन कविताओं का संकलन क्या आप एक पुस्तक के रूप में लाना चाहती हैं? आपका क्या मन है
क्या विचार है आगे? कविता कम अच्छा संकलन मेरे पास हो गया। पुस्तक के रूप में तो मैं चाहती हूँ लाना, पर अभी इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया जी। और अब करूँगी व्यवस्थित उनको, और ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर पुस्तक के रूप में लाना चाहूँगी। जी जी, प्रयास चल रहा है मेरा। साधना जी, आजकल तो साहित्य अकादमियाँ भी साहित्यकारों को अपनी पांडुलिपि भेजने पर आर्थिक संबल प्रदान करती है, तो ऐसा कोई मन में है आपके जो मान लो साहित्य परिषद में आप भेजें अपनी पांडुलिपि और पुस्तक का प्रकाशन करें? देखते हैं, अभी इस विषय में अभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। जी जी, क्योंकि अभी सेवानिवृत्ति ली है आपने। हाँ, अभी तो हम रचनाएं लिख रहे हैं। जी जी, और जिधर से भी हमें बुला लिया जाता है बहुत बढ़िया, अपने को वहीं पहुंच जाते हैं, ये है, और बाकी प्रयास रहेगा। साधना जी, जाते जाते जो आपने रचनाओं के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया, आप दर्शकों को साझा करें कि आपकी जो रचनाएं हैं वो समाज को क्या देना चाहती है? मैं यही कहना चाहूँगी नई पीढ़ी से कि हम आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि हमारे यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयाँ प्रचलित हैं उनसे बच्चों आप लोग दूर रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आप स्वयं समझदार हैं, अच्छे और बुरे की पहचान स्वयं कर सकते हैं जी। किसी के दबाव में न आवें, अपने निर्णय खुद लें और सही और गलत को पहचानें जी। यदि कोई भी आपसे कुछ भी कहता है तो उसमें आप आत्मा से, अपने मन से, अपने मन की आवाज़ आएगी आपको, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को मिलेगी। उसके सुन को तो देखिए, उसे सुनिए, वो ज़रूर सही दिशा निर्देश कर देगी आपको। जी जी। लेकिन आपने उस आवाज़ को तो दबा रखा है, अंतर मन की आवाज़ को तो पहचाना ही नहीं हमने। तो आप उस अंतर मन की आवाज़ को सुनिए और उसके अनुसार अपना कार्य कीजिए। निश्चित रूप से आप सफलता पाओगे, अच्छे बुरे का निर्णय आप कर पाओगे। हम जो भी कार्य करें उसमें अपना 100% लगा दें। आपके रुचि का क्षेत्र आप चुनें, कोई किसी के दबाव में ना आवे कि आपको क्या बनना है, ये आपका मन जो कह रहा है वो आप बने। किसी के दबाव में आपको नहीं आना है, हमेशा अपना मन जैसा कर रहा है उसी में ही आगे बढ़ना है और उसमें अपना 100% लगा के कार्य करना है। ईमानदारी से करना है, मेहनत और लगन से करना है। हर खुशी में, अपनी हर खुशी में अपने माता पिता को ज़रूर शामिल कीजिए, अपने गुरुजनों को शामिल कीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि उनके जो अनुभव हैं इतने साल के वो बेकार नहीं हैं। उन्होंने दुनिया को देखा है, उनके अनुभव से आप आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए हितकारी होगा। हर खुशी में, कैसी भी खुशी हो, ये नहीं कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही आपने कर ली, पार्टी कर ली। आपके माता पिता तो बहुत खुश होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ले जाइए माता पिता को। बिल्कुल। अपने बुजुर्गों को ले जाइए, दादी घर में है, दादाजी हैं तो उनके साथ थोड़ा समय दीजिए। उनके आशीर्वाद से आप फलेंगे फूलेंगे और उनका भी मन हरा हो जाएगा यदि 2 मिनट थोड़ा सा समय उनको दे देंगे तो बुजुर्गों की सेवा, यही एक सेवा है आपके लिए। और तो अपना अपना कार्य सब कर ही रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हंस के बोल लीजिए, थोड़ा सा उनके रूम में चले जाइए तो वो निश्चित रूप से उनका वो और जी जाएंगे। वो 1-2 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी यदि बच्चे उनके सामने आ जाते हैं, हंस बोल लेते हैं तो वो और स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी आधी स्वस्थता इससे ही हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। आस पड़ोस में यदि किसी को आवश्यकता है आपकी मदद की तो ज़रूर खड़े होइए, उनको हॉस्पिटल ले जाना, किसी भी तरह के, कि आजकल सबके बच्चे बाहर रहते हैं और यदि आप समय पे हैं कहीं और किसी को आपकी आवश्यकता है तो ज़रूर उनकी मदद कीजिए। तो यदि इस तरह से परिवार में, पड़ोस में आप मदद की आदत को बनाएंगे तो यही आदत देश के लिए हितकर होगी हमारी। इससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा और सशक्त होगा। ये कहना चाहूँगी। जी जी। एक वो मेरी प्रिय पुस्तक भी मैं ये देना चाहूँगी कि रामायण जो है वो मेरी प्रिय पुस्तक रही है हमेशा से ही। और मतलब ऐसा लगता है मुझे, अभी मैंने मोबाइल की रिंग उसमें भी यही धुन लगा रखी है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रऊ से दशरथ अजर बिहारी। जैसे ही ये पंक्तियाँ मेरे कानों में गूंजती है
मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है, मेरा मनमोड़ नाच उठता है। मैं अपने मतलब सुबह से ही ताजगी महसूस करती हूँ, जैसे ही मोबाइल की धुन किसी का फ़ोन आ जाता है तो मुझे अनायास ही ये पंक्तियाँ सुनने को मिल जाती है। और रामायण हमें अच्छी शिक्षा देती है, इसका हर पात्र हमें बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देता है। हर राम के चरित्र से, चारों भाइयों के चरित्र से आपस में प्रेम की भावना हम सीख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, हर तरह से मर्यादित हैं, तो उनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ये संस्कार देती है, संस्कृति का प्रचार करती है और हिंदू धर्म में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो ये पुस्तक मेरी बहुत ज़्यादा प्रिय है और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती रहती है। मैं अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताती रहती हूँ और मेरे बच्चों को भी इससे ज़्यादा लगाव हो। जी, ये थी हमारे साथ शिक्षिका साहित्यकार साधना शर्मा जी। साधना शर्मा जी ने जो इनके द्वारा रचित काव्य पाठ, काव्य रचना वो आप तक पहुँचाई। साथ ही इन्होंने जो आज का जो बचपन खोता जा रहा है, उस बचपन को कैसे लाया जाए और बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि उनका जीवन प्रफुल्लित हो। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका, आप लोगों का STN चैनल में सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।